हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बर्जर पेंट्स के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बर्जर पेंट्स एक पेंट और कोटिंग बनाने वाली कंपनी है और अभी आप जो प्राइसेस देख रहे हैं इसके स्क्रीन पर, ये आज के क्लोजिंग के यानी कि ट्यूसडे की क्लोजिंग के हैं। आज इसका रिजल्ट आना था, इसलिए ये शेयर जो है वो बढ़ करके बंद हुआ है। एक नज़र हम इसके एक साल के शेयर प्राइसेस पर देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कितना गेन किया है या उनको कितना नुकसान हुआ है इस शेयर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक साल का इसका प्राइस परफॉर्मेंस। एक साल पहले इसका हाई प्राइस था 320 और आज आप देख रहे हैं वो हाई प्राइस है 519.80, यानी कि इसके शेयर होल्डर्स ने इस शेयर से लगभग 62% की मुनाफा कमाया है। 62% से ज्यादा की उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ी है। तो ये एक निशानी होती है किसी भी अच्छी कंपनी के प्राइसेस में, क्योंकि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो यदि अच्छे आते हैं तो उनसे ईपीएस डिटरमिन होता है और ईपीएस से ही मार्केट प्राइस डिसाइड होते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से इस कंपनी ने एक शानदार रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को एक साल के होराइजन में। अब हम बात करेंगे आज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के, आज के अर्निंग परफॉर्मेंस के, और उसमें भी हम देखेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से रिजल्ट को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि आप न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ और तरह से कहा जाएगा, लेकिन यदि वास्तविकता आप देखेंगे तो वो कुछ और होती है। तो ये आप वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर किस तरह से जो रिजल्ट है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो लेकिन इसके पहले दोस्तों हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस ले लेते हैं बर्जर पेंट का। यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए दो टूल्स यूज करेंगे, एक हम करेंगे RSI और एक हम करेंगे स्टोकेस्टिक मोमेंटम। तो हम सबसे पहले देखते हैं RSI। यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये एक डेली चार्ट है। आप देखेंगे कि फरवरी के एंड में ये शेयर लगभग 600 के करीब पहुंच गया था, अपने हाई बनाया था इसने, और उसके बाद में जब कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये शेयर गिरा और उसके बाद ये लगभग 20 मार्च के करीब तक ये गिरता रहा। उसके बाद में फिर इसमें एक तेजी आई है और फिर ये ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन इसकी जो प्राइस रेंज है वो आखिरकार डिसाइड हो गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये आज 516 के करीब जाकर के बंद हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है और 200 डेज मूविंग एवरेज है वो लगभग सेम है, लगभग 490 के करीब है। तो आप देखिएगा कि दोनों जो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक साथ हैं। तो यदि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, यदि मार्केट को अच्छे लगते हैं और शेयर पार्टिसिपेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप ये समझिएगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा इसको, ये 500 के प्राइस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आज ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से इसको बाई करने का बनता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका RSI क्या बोलता है। तो RSI भी यही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है। 58.54 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसकी जो कैपेबिलिटी आपको भी मालूम है कि यदि एक अच्छा इसमें मूव आता है RSI में तो वो 80, 82, 85 तक जाता है और उसके बाद ही वो कमजोर पड़ता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुंजाइश है इसमें शेयर प्राइसेस के बढ़ने की। अब हम लेते हैं अपना दूसरी स्टडी टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि है स्टोकेस्टिक मोमेंटम की। तो यहाँ पर हम स्टोकेस्टिक मोमेंटम देखेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक मोमेंटम बना हुआ है और ये 62 है और इसकी भी कैपेबिलिटी है वो 80, 82, 85 तक जा सकती है और उसके बाद में नीचे आ सकती है। हालांकि कोई भी शेयर कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहे हैं और टेक्निकल को हम इसी तरह से लेते हैं कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं, दो स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, RSI और स्टोकेस्टिक मोमेंटम, हम उनको ले रहे हैं। साथ में हम इसके सपोर्ट को ले रहे हैं, इसके 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को। तो आप देखेंगे कि ये जो चारों चीजें मिलकर के
ये सजेस्ट कर रही है कि ये 500 के करीब इसमें एक सपोर्ट लेगा और यहाँ से शेयर ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट भी अच्छे हैं। आप न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या कहते हैं और किस तरह से वो आपको बताते हैं। तो हम अब बात करते हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की। फ्रेंड्स, हम इसको 3 पैरामीटर्स में लेते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर होता है, वो होता है रेवेन्यू, दूसरा एबिटा और तीसरा प्रॉफिट। हम बारी बारी से इनका स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि इनकी रेवेन्यू किस तरह से रही। तो इनकी रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है। लास्ट ईयर Q4 FY19 में 1472 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और इस बार FY20 में, Q4 FY20 में ये 1354 करोड़ हो गया, यानी कि इनकी रेवेन्यू लगभग 8% से नीचे डाउन हो गई है। तो ये आप देखा कि ये जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 8% डाउन हुई है। लेकिन यदि आप रेवेन्यू पूरे साल की लेते हैं, मार्च 2020 तक की, तो वो रेवेन्यू आती है 6365.8 करोड़, जबकि 2019 में ये 6061.9 करोड़ थी। यानी कि इसमें एक इंक्रीज हुआ है, पूरे सालाना इंक्रीज हुआ है इनके रेवेन्यू में 5%, जो कि एक रिमार्केबल चीज है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल ये जो थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर है, ये बहुत ज्यादा खराब रहा है। साथ में आपको ये भी मालूम है कि इस साल 2020 में जो इकोनॉमी है वो उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इस दृष्टि से देखें, 5% का इंक्रीज होना रेवेन्यू में एक बहुत अच्छा सिग्नल है इसके रिजल्ट्स का। अब हम देखते हैं इसके एबिटा की ओर। हमारा एबिटा इस बार 2008 करोड़ हो गया है Q4 FY20 में, जबकि Q4 FY19 में ये 2025 था। तो यहाँ पर भी जो कमी आई है वो लगभग 8% की आई है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो यदि आप इसको देखेंगे कि इस क्वार्टर में तो 8% की कमी आई है, लेकिन यदि आप एनुअल बेसिस पर लेंगे तो एनुअल बेसिस में मार्च 2020 में 1061 करोड़ का इन्होंने एबिटा जनरेट किया है, जबकि लास्ट ईयर 2019 में इन्होंने 935.5 करोड़ का एबिटा जनरेट किया था और एबिटा में इन्होंने 13.4% का इंक्रीज लिया है। तो आपने देखा रेवेन्यू 5% बढ़ी है और एबिटा 13.4% बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी सेल बढ़ाई है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई है, अपनी मटेरियल कॉस्ट कम की है, अपना मार्जिन बढ़ाया है। तो ये इस तरह से रिजल्ट को हमें स्टडी करना चाहिए। अब तीसरी बात और है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको फाइनलाइज करेंगे अपने डिसीजन को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में Q4 FY19 में 110 करोड़ था, जबकि इस साल ये 103 करोड़ हो रह गया है। यानी कि इसमें लगभग 6% की कमी आई है प्रॉफिट में। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सालाना जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट इनका 656 करोड़ इन्होंने जनरेट किया है मार्च 2020 में, जबकि मार्च 2019 में इन्होंने 4093.89 जनरेट किया था। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने एक जबरदस्त उछाल लगाया है, 32.8% का इन्होंने जबरदस्त उछाल किया है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं, 493 कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, 656 कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो एक बड़ा प्रॉफिट है और बड़े अंतर के साथ में इन्होंने लिया है। लेकिन यदि आप वेबसाइट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे और न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि प्रॉफिट 6% डाउन हुआ, एबिटा 8% डाउन हुआ या रेवेन्यू 8% डाउन हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से रीड करिए, किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को इस तरह से हमको रीड करना पड़ेगा कि दरअसल उसमें बात क्या छुपी हुई है। आप देखिए, प्रॉफिटेबल कंपनी है और यदि उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। भले ही उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इसमें जो इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाया है वो 32.8% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये थे इसकी क्वार्टरली एनालिसिस की बात। अब एक नजर हम डाल लेते हैं इसके समरी पर। तो यहाँ पर समरी जो मार्केट के हिसाब से समरी है, मैं वो समरी आपको दूंगा।
क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन इससे कुछ ज्यादा था और हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रंट पे इन्होंने मिस किया है, एबिटा फ्रंट पे भी इन्होंने मिस किया है और प्रॉफिट के फ्रंट पे भी इन्होंने मिस किया है। तो यदि आप एक मार्केट एनालिस्ट की भाषा में देखेंगे तो इन्होंने अपने तीनों पैरामीटर्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, लेकिन दरअसल बात कुछ और है, कहानी कुछ और है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। अब एक नजर डालते हैं हम इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो आप एक हफ्ते का जो ट्रेडिंग पैटर्न देख रहे हैं उसमें आज रिजल्ट आना था, तो आज इसने हाई बनाया 519.80 और इसमें 18,42,000 से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है। 19 जून को यानी कि फ्राइडे को इसने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की है। इस वीक में लगभग 21,12,000 शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई है और आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम अब इस शेयर में निकल रहा है। एक नजर डालते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। प्रमोटर्स लगभग 75% की होल्डिंग रखते हैं और किसी भी तरह का कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। एफआईआई के पास में भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, लगभग 7.76% की होल्डिंग है और कंटिन्यूसली ये बनी आई है, बल्कि इन्होंने जून 2019 से अपनी करीब 2% की शेयर होल्डिंग बढ़ी है। यानी कि एफआईआई धीरे धीरे इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, आधा परसेंट 1% हर क्वार्टर में बढ़ जाती है। और यदि आप डीआईआईज को देखेंगे तो डीआईआईज के पास भी लगभग 10% की शेयर होल्डिंग है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर डीआईआईज हैं और जो फ्री फ्लोटिंग शेयर है वो है 7.31%। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक नजर डालते हैं अब आखिर में हम इसके कॉम्पिटिटर्स पर और इसके पीयर्स पर और देखते हैं कि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। तो इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बहुत अच्छा है। एशियन पेंट का 35% है और इनका 28% है और बाकी के जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके इनसे कम है। और रही बात जो पीई रेशो की, तो पीई रेशो इन कंपनीज में हमेशा ज्यादा होता है और एशियन पेंट्स का लगभग 60 है और इसका लगभग 75 है, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। और ये जो मार्केट कैप है इसका लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक अच्छा बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है और एशियन पेंट के बाद में ये नंबर 2 की कंपनी है इस फील्ड में। इनका डिविडेंड यील्ड भी एशियन पेंट से थोड़ा सा कम है और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कंपनी का अच्छा है। इसका जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।